नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम हरियाणा जेईई सिविल पेपर का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ये सॉल्यूशन हरियाणा के असिस्टेंट इंजीनियर और जेईई एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल रहने ही वाला है। उसके अलावा एसएससी जेईई और जो बाकी दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। पेपर के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब की बार काफ़ी बढ़िया पेपर बनाया है एसएससी ने, उसके लिए उसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए। इक्का दुक्का क्वेश्चन भाई कह सकते हो थोड़े कन्फ्यूजिंग टाइप के, या फिर ऐसे थे जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकता है, लेकिन वो सभी एग्ज़ाम में होता है। लेकिन जो उनकी कोशिश थी भाई बढ़िया पेपर बनाने की, वो काफ़ी हद तक सही रही है। उसके अलावा दोस्तों, इसका हम डिटेल सॉल्यूशन तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे ही भाई कैसे किस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन है। उसके अलावा जो एई जेईई सिविल क्लब हरियाणा, यह मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और जो पिन कमेंट है उसके अंदर भी मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूँगा। उसके अलावा जो इसकी कट ऑफ है, जो मोटा मोटा कट ऑफ है वो तो हम इसमें देख लेंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी उसके लिए आपको गूगल फॉर्म एक भरना पड़ेगा। अभी इसके अंदर प्रॉपर इतने रिस्पॉन्स नहीं आए हैं कि भाई हम कट ऑफ का सही अंदाज़ा लगा पाएँ। एक बार आप ये वाला सॉल्यूशन देख लेना, उसके बाद भाई जो आप ये आंसर शीट है उसमें देख लेना भाई आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और इस गूगल फॉर्म को भर देना। इसमें केवल आपको अपने नंबर लिखने हैं और भाई कौन सी कैटेगरी के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो वो बता देना। फिर हम इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही बता देंगे। एई जेईई सिविल क्लब हरियाणा, ये इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उसके अलावा दोस्तों, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो पिछले वाला एग्ज़ाम का सॉल्यूशन है वो भी इसके अंदर है, और जो हरियाणा के दूसरे एसडीओ के एग्ज़ाम है और बाकी एग्ज़ाम है उनका सॉल्यूशन भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर भी कर देना। तो आज हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ 40 रुपीज़ मोर। अगर भाई कोई आर्टिकल है उसको हमने 10% लॉस पे बेचा था, और अगर हम 40 रुपये उसका प्राइस बढ़ा दें तो हमें 15% का प्रॉफिट हो जाता है। तो डिफरेंस कितना हो रहा है भाई, पहले 10% का लॉस था, अब 15% का प्रॉफिट, यानी 25% का डिफरेंस आ रहा है। कब? जब हमने 40 रुपये उस चीज़ का रेट बढ़ा दिया। तो 25% किसके बराबर है? 40 के। तो 100% किसके बराबर होएगा? 160 के। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रामसर साइट इज सिचुएटेड एट द कनेक्शन ऑफ टू लेक्स। टू लेक्स के कनेक्शन पे कौन सी रामसर साइट है? तो वो है हमारी सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। और इसके नाम से भी पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स लिख दिया। कॉम्प्लेक्स यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें जहाँ होती हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो लद्दाख के अंदर है जहाँ पे 2 झीलों से ज़्यादा का कनेक्शन है। दोस्तों, अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही हो तो आप 1.5 की स्पीड कर लेना। और भाई टेक्निकल क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। शुरू के 20-25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं, उसके बाद सभी टेक्निकल के ही हैं, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चन को देख के खुश हो जाओगे। अगला क्वेश्चन, ऑन जनवरी 28, 2024 डैश साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू इम्प्लीमेंट द मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट। तो भाई एक रिवर लिंक प्रोजेक्ट था, उसका क्या नाम था? पार्वती, काली सिंध और चंबल। ये हमारा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है। तो ये कौन से 2 स्टेट्स के बीच में हुआ था? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में साइन किया गया है। इस वाले क्वेश्चन को आप टेक्निकल के अंदर ही गिनना, क्योंकि ये वाले जो रिवर लिंक वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके हाइड्रोलॉजी और इरीगेशन के सिलेबस का पार्ट है। आपको मेजर लिंक प्रोजेक्ट जो है उन सभी का नाम पता होना चाहिए, और कौन कौन सी नदियों पे कौन से स्टेट के अंदर है। तो पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इसके लिए भाई मेमोरेंडम साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे बना हुआ है? नर्मदा नदी जी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको अरेंज करते तो आपका आंसर आ जाता। भाई सबसे यंगर कौन है? तो गार्गी इन सब के अंदर सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन, एक रो ऑफ गर्ल यानी कि लड़कियों की लाइन है, चित्रा 10th है लेफ्ट से और विनीता है 7th है राइट से। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन देन चित्रा बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। भाई चित्रा है और विनीता है, और उन दोनों ने अपनी पोजीशन आपस में चेंज कर ली, तो चित्रा कहाँ पे हो गई? लेफ्ट से 15वीं पे हो गई, और राइट से जो वो है बेनीता, वो पहले कहाँ पे कौन से नंबर पे थी? 7वें पे थी। तो कितनी लड़कियाँ हैं लाइन में? 15 + 7 - 1, टोटल कितनी लड़कियाँ? 21 लड़कियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, पीलिंग ऑफ ओनियन कोज द टीयर्स एज ओनियन रिलीज। तो जब हम ओनियन को यानी कि प्याज को छीलते हैं तो हमारी आँखों से पानी निकलने लगता है, वो किस वजह से होता है? सल्फेनिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से? सल्फेनिक एसिड की वजह से। उसके अलावा ये लिंक दिया हुआ है ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे चैनल का लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ जाके आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ गिव द वैल्यू इक्वल्स टू 1445 द नंबर इज। तो भाई एक नंबर है यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 5x, तो हमें क्या मिल रहा है 1445। तो वो नंबर किसके बराबर है, तो 5 से इसको पहले डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 289, फिर उसका अंडर रूट ले देंगे तो कितना आ जाएगा 17। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंसी। भाई इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट नहीं करती। तो भाई जो कुसुम वाली है वो भी भाई सोलर वगैरह लगाते हैं किसानों के खेत में, उजाला योजना भी वही है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और सौभाग्य योजना भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। लेकिन जो PMUY योजना है वो गैस सिलेंडर वाली है। उज्ज्वला योजना कौन सी है, गैस सिलेंडर के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो वाली स्कीम नहीं है। बाकी A, B और D ये तीनों इलेक्ट्रिसिटी और भाई ग्रीन एनर्जी वगैरह से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, C ऑप्शन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस PDF के अंदर जहाँ पे ब्लैक कलर से निशान लगे हुए हैं तो वहाँ वो सही आंसर है, और जहाँ पे रेड कलर से है तो वहाँ पे ब्लैक वाला सही आंसर नहीं है, वहाँ फिर रेड वाला सही आंसर माना जाएगा। तो 9th का C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, A, B और C इनका एवरेज वेट कितना 45। तो भाई तीनों का वजन कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, A और B का वजन है 40, तो A और एवरेज वजन है 40, तो A और B का प्लस वजन कितना हो जाएगा 80 किलो। B और C का एवरेज वजन है कितना 43, तो B और C का वजन कितना हो जाएगा 86। तो केवल B का वजन निकालना था, आप तीनों इक्वेशन लिखते आपका आंसर आ जाता। तो 10th का B ऑप्शन। अभी ये भाई हमारे नॉन टेक्निकल के हैं इसलिए हम इसको थोड़ा मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं, टेक्निकल वाले आएंगे तो उनका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट किसे देती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। तो कहाँ सबमिट करनी पड़ेगी उसको, लोकसभा के अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, विच ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ हरियाणा इज ट्रेडिशनली एसोसिएट विद द ऑक्यूपेशन ऑफ स्नेक चार्मिंग एंड फॉर्चून टेलिंग। सांपों को पकड़ने के लिए और भागा बताने के लिए भाई हरियाणा का कौन सा आदिवासी समूह जुड़ा हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन पे भी कन्फ्यूजन है, जो HSC मानने की फाइनल वही देखेंगे। बाकी जो सांप को पकड़ने वाला और फॉर्चून टेलिंग वाला कौन सा, सपेरा, कौन सा समुदाय होता है वो सपेरा समुदाय होता है। तो 12th का आप D ऑप्शन लगा के चलो, इसको मैं अपडेट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। 12th का कौन सा, D ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सपेरा होता है। ये भी थोड़ा वैसे डाउट वाला क्वेश्चन ही है, तो इसको भी हम बाद में आंसर की आने पे ही देखेंगे। जो अपडेटेड सॉल्यूशन है वो आपको इसके अंदर पहला जो कमेंट होगा गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, अगर इस वीडियो को आप 2-3 महीने बाद देख रहे हो तो। अभी जब मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ तब ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो जो नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चन है उसमें भाई 19-20 फर्क हो सकता है, लेकिन टेक्निकल वाले में कोई 19-20 का फर्क नहीं मिलेगा आपको, वहाँ 100% एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल कंप्यूटर किसने बनाया था। तो ये बनाया था कोनराड जूस ने, कोनराड जूस ने फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एडोब हो गया सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, कंपाइलर इनमें से सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन, वो इज दी ऑथर ऑफ बुक जूठन ए दलित लाइफ। तो इस वाली बुक को किसने लिखा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। .com इंडिकेट द वेबसाइट ऑफ, .com किसकी वेबसाइट को इंडिकेट करता है, कॉमर्स की वेबसाइट को, कॉमर्स यानी कि बिजनेस टाइप की, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, इस टाइप से। .com किसकी को, कॉमर्स वाली को। क्लिप बोर्ड किस लिए यूज होता है, तो जो आप अपने फ़ोन के अंदर कीबोर्ड यूज करते होगे तो उसके अंदर एक क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आता है। वहाँ क्या होता है भाई, जो आपने चीज़ें कॉपी पेस्ट करी हुई होती हैं आखिरी के 4-5 वे लिखी हुई होती है ना, तो क्लिप बोर्ड किसके लिए यूज होता है, टेम्परेरी स्टोर द आइटम दैट हैज़ बीन कट और कॉपी, जो आप कॉपी पेस्ट करते हो वो वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है थोड़े बहुत टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन, खजियार लेक कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज ए लेप्टोन। भाई लेप्टोन इनमें से कौन से पार्टिकल का एग्जाम्पल है, तो वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसका एग्जाम्पल है, लेप्टोन का। ये बस आपको याद कर लेना है। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड, रोज एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, A1 एक्टिव सेल इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर जो पहले नंबर वाला सेल होता है उसके ऊपर पहुंचने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल+होम, कंट्रोल+होम होती है एक्सेल के अंदर पहले वाले की के ऊपर पहुंचने के लिए। कंट्रोल A से तो सभी सेलेक्ट हो जाते हैं, C से कॉपी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बैकग्राउंड फिल कलर MS पावर पॉइंट के अंदर कौन सा ऑप्शन होता है, तो MS पावर पॉइंट के अंदर बैकग्राउंड कलर के लिए हम किसका यूज करेंगे, पहले डिज़ाइन के अंदर जाएंगे फिर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। तो 23 का A ऑप्शन।
तो बाकी मेरे तो ये नॉन टेक्निकल वाले काफ़ी गलत हुए हैं, आप देख ही सकते हो। पेपर में थोड़ी बहुत गलतियां तो होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू व्यू द डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट परसेंटेज इन पीपीटी। पीपीटी के अंदर अलग अलग परसेंटेज के ऊपर आपको अगर डॉक्यूमेंट देखना तो हम किसका यूज करेंगे, जूम स्लाइडर का। जो राइट हैंड साइड की तरफ नीचे की तरफ एक वो दे रखा होता है भाई, मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का भाई, +100 मैग्नीफाई कर लिया, +200 कर लिया, यानी मैग्नीफाई छोटी बड़ी करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जूम स्लाइडर की हेल्प से। अगला क्वेश्चन, अब इसके अंदर क्या है, 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल। एक सर्कल है, उसके अंदर 6 लोग बैठे हुए हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो भाई पहले आपको पूरी अरेंजमेंट करनी थी, फिर आपको 2 बंदे इंटरचेंज करने थे, तब आपको बताना था एस के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ। तो रीजनिंग का नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। तो एस के लेफ्ट में कौन था, पी बैठा हुआ है, देखा करो। अगला क्वेश्चन, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पूछ रखा, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही थे। अगला क्वेश्चन, अब भाई यहाँ से टेक्निकल शुरू हो जाता है। असली मज़ा आपको यहाँ से आएगा 28 नंबर क्वेश्चन से। तो कई सारे बच्चों ने मेरे से पेपर का लेवल पूछा था, भाई पेपर का लेवल कैसा है, आसान है, मुश्किल है। तो भाई मॉडरेट है। तो मैं तो ये कहूँगा जो पेपर का लेवल है मुश्किल की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। अगर हम जेई के हिसाब से कहें तो पेपर का लेवल हम क्या कहेंगे, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। ठीक है, ईजी तो इसको हम बिल्कुल नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट से मुश्किल था, डिफ़िकल्ट से हल्का सा कम लेवल था। तो टेक्निकल का पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होते हैं यानी कि टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होगी, हाफ द डिफरेंस ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं भाई, एक P1 है, दूसरी P2, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई 2, ये क्या होता है, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस यानी कि टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होगा, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई 2। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल प्लेन आर द प्लेन्स ऑन विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज। तो जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं वे कौन से प्लेन होते हैं, जहाँ पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होती है, जहाँ पे केवल नॉर्मल स्ट्रेस लग रही होती है। जो टाउ यानी कि शीयर स्ट्रेस वहाँ पे जीरो होती है, शीयर स्ट्रेस वहाँ पे जीरो होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। यानी वहाँ पे केवल क्या लगने लग रही है, केवल नॉर्मल स्ट्रेस लगने लग रही है। 29 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ओकर सेट। बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होएगा, तो जहाँ पे शियर फोर्स या तो जीरो हो या फिर अपना साइन चेंज कर रहा हो। तो बाकी बात तो सेम ही भाई, जहाँ साइन चेंज करेगा शियर फोर्स वहाँ पे जीरो ही होता है। तो भाई जहाँ या तो जीरो या फिर साइन चेंज कर रहा हो, उस वाले पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट हमारा मैक्सिमम रहेगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ, शियर फोर्स किसके बराबर होता है, शियर फोर्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। शियर फोर्स किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। अब भाई बेंडिंग मूवमेंट आपको मैक्सिमम करवाना है, मिनिमम करवाना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट आपका जीरो होना चाहिए, यानी कि शियर फोर्स आपका या तो जीरो होगा या फिर साइन चेंज करेगा। अगला क्वेश्चन, इफ फॉर ए सर्टेन पोर्शन ऑफ बीम बेंडिंग मूवमेंट इज कॉन्स्टेंट देन द शियर फोर्स इन दिस सेक्शन इज। अब ये फिर वही चीज़ आ गई, शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन क्या, वो बेंडिंग मूवमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शियर फोर्स। बेंडिंग मूवमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शियर फोर्स। आपको पता है भाई, dm बाई dx ये किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के। अब भाई बेंडिंग मूवमेंट तो क्या है, बेंडिंग मूवमेंट आपका कांस्टेंट है, बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट, तो शियर फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शियर फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन, शियर स्ट्रेस ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन इज। प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस क्या होता है, तो ये जीरो होता है। यानी एक ही टॉपिक से इन्होंने अब की बार भी 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए भाई, प्रिंसिपल प्लेन वगैरह से। स्टार्टिंग के चैप्टर से नहीं उठाए क्वेश्चन, सोम के अंदर बीच से उठा लिए क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपकी पूरी नॉलेज चेक हो पाए कि भाई आपने आखिरी तक भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस कितनी होती है, जीरो होती है। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन आ गए लगातार। अगला क्वेश्चन, यूलर फॉर्मूला फॉर ए लॉन्ग कॉलम गिव्स। तो यूलर ने क्या बताया था भाई, बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, क्रिपलिंग लोड, फेलियर लोड। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो हम ऑप्शन देखते हैं, क्रिटिकल लोड भी है, फेलियर लोड भी है, तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। बाकी जो हम वैसे पढ़ते हैं भाई, यूलर क्रिटिकल लोड पढ़ते हैं, यूलर फेलियर लोड नहीं पढ़ते ना। जो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे भाई, π² EI डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, यूलर क्रिटिकल लोड। तो उस वजह से ए ऑप्शन ठीक है। बाकी अगर कायदे से देखा जाए तो सी ऑप्शन भी काफ़ी हद तक ठीक है इसका। लेकिन फॉर द टाइम बिंग 33 का कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन क्रिटिकल लोड, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, यूलर क्रिटिकल लोड। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। अब इस वाला क्वेश्चन को भी देखो आप भाई, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है ये।
बहुत बच्चों का डाउट आए हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी, भाई ये कैसे हुआ, आपने गलत दे दिया, तो इसका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कोज बाय द 3 इक्वल लोड। 3 इक्वल लोड है, लोड की वैल्यू कितनी है W/3, लोड की वैल्यू कितनी है W/3, ठीक है। और उसको आपने कितने स्पेसिंग पे लगाया है, L/3 की स्पेसिंग पे लगाया है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट बताना कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में बच्चों ने गलती क्या करी, उन्होंने ये सोचा भाई ये आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक लोड यहाँ लग जाएगा, एक लोड यहाँ लग जाएगा और एक लोड यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इसकी टोटल की लेंथ कितनी है, टोटल की लेंथ हमने L ले ली, लेकिन जब हम L ले लेते हैं तो इनके बीच की स्पेसिंग कितनी आ जाती है, L/2। लेकिन इसने कितनी लिखी हुई है, इसने तो L/3 स्पेसिंग लिखी हुई है। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ऐसे तो ये लोड नहीं लगने लग रही, ठीक है, ये वाले लोड ऐसे तो नहीं लगेंगे। तो फिर ये बताओ ये लोड लगेंगे कैसे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये देखो हमें निकालना क्या है, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए जो एक लोड है वो इसके बिल्कुल सेंटर में लगेगा, यानी कि W/3 का एक लोड इसके सेंटर में लग गया। दो बचे हुए लोड कहाँ लगेंगे, वे लगेंगे यहाँ पे, एक लोड यहाँ लगेगा और एक लोड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा L/3 ये, और इधर कुछ डिस्टेंस ये बच जाएगा, इधर कुछ डिस्टेंस ये बच जाएगा। अब फिर क्या था, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालना। आपको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है सेंटर के ऊपर, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट सेंटर के ऊपर होएगा। तो बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिखो। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन कितना लग रहा है। तो भाई सिमेट्रिक है लोडिंग की, जो लोड की सिमेट्री है, ठीक है, लोड सिमेट्रिक लोडिंग लग रहा है। टोटल लोड कितना है, W/3 का लोड है और ऐसे 3 लोड है, तो टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड होएगा W, ठीक है। तो इधर कितना रिएक्शन आएगा, इधर आएगा W/2 और इधर कितना रिएक्शन आएगा, इधर आएगा W/2, ठीक है। आपने ए के ऊपर रिएक्शन निकाल लिया, आपने बी के ऊपर रिएक्शन निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट सेंटर पे कैसे आज निकाल लेंगे, बेंडिंग मूवमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो बी वाला मूवमेंट है इसको इस तरफ वो करवाएगा, इसको लिख लेते हैं W/2 इंटू L/2। भाई जो बी के ऊपर ये इसका रिएक्शन लगने लग रहा है, जो ये बी वाला है इसको ऐसे करवाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट के अबाउट हम निकालने लग रहे हैं, डिस्टेंस कितना है L/2, ठीक है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, W/3 का लोड इसके L/3 डिस्टेंस पे लग रहा है, तो क्या करेंगे, W/3 का लोड इसके कहाँ पे लग रहा है, L/3 के ऊपर लगने लग रहा है। आप समझ रहे हो ना, W/3 का कौन सा लोड, ये W/3 का लोड, ठीक है, जहाँ भी मैंने हाईलाइट करा ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसकी वजह से मूवमेंट ये होएगा, जो बी के ऊपर सपोर्ट पे रिएक्शन था उसकी वजह से मूवमेंट ये होएगा। इसको बस आपको फिर सोल्व करना, तो ये कितना आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, 5/36 WL, ठीक है। सोल्व तो आप कर ही लोगे, सोल्व करने में क्या है भाई, 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लिया, डिवाइड बाय 36, 9 चौक 36, ये ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 4, 5/36। सोल्व तो आप कर ही लोगे, सोल्व करने का तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो देख लो भाई, इतने काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। एसएससी वाले जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो आपके लिए है भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन ये आपके मेंस के एग्ज़ाम में आ सकता है। और भाई आप इसको एक बार दोबारा देख लो कैसे कैसे हमने इसके अंदर मूवमेंट निकालने हैं। एक तो बी पे जो फोर्स है वो इसको इधर मूवमेंट लगाएगा, जो W/3 का इधर है वो इसको इधर मूवमेंट निकालेगा, और सेंटर के अंदर हम निकालेंगे, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर के ऊपर मैक्सिमम होता है। शियर फोर्स बूझ रखा होता है, तब हम जो एंड होते हैं यानी कि ए और बी के ऊपर शियर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो 34 का क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन स्ट्रेन बॉडी आर P1 एंड P2। भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको दिए हुए हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे तो क्या जो होता है, शियर स्ट्रेस होता है वो जीरो होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस जब लगते हैं तो क्या होता है, शियर स्ट्रेस जीरो होता है, सही बात है। और कितने दिए हुए हैं, P1 और P2, ठीक है। देन रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन कैरिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ऐसे है कोई आपको बॉडी दी हुई है, इसके ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगने लग रहा है, एक तो P1 लगने लग रहा है और एक P2 लगने लग रहा है, ठीक है भाई। कोई बॉडी है उसके ऊपर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए हुए हैं P1 और P2, यानी कि जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो हो गया।
अब जो ये आपको बॉडी दी हुई है, इस बॉडी के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होएगा? आपको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो P1 वाला फोर्स लगने लग रहा है उसके 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, यानी इस वाले प्लेन के ऊपर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमें देखने को मिलेगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है? जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं उनसे 45 डिग्री के एंगल पे। तो भाई यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। इस वाले डायग्राम को अब मैं हटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा भाई प्रिंसिपल स्ट्रेस P1 और P2 कैसे लगने लग रही हैं। जब आपको नॉर्मल स्ट्रेस दे रखे हो ना P1 और P2, तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल स्ट्रेस कितने होंगे। नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा एक्स, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? P1 के टर्म में ही बता देता हूँ आपको भाई, प्रिंसिपल स्ट्रेस P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस P1 माइनस P2 डिवाइड बाय 2 कोस 2 थीटा। ठीक है। अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पे होता है? 45 डिग्री के एंगल पे होता है। तो कोस 90 क्या हो जाएगा? कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमारा कितना आ गया? P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2। वैसे ही जो टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वो किसके बराबर होता है? उसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P2 डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया? P1 माइनस P2 डिवाइड बाई 2। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि जो सिग्मा एक्स है वो हमारा किसके बराबर आ गया? P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2। अब एक चीज़ समझो, ये आपकी बॉडी थी, यहाँ P1 लग रहा है, यहाँ P2 लगने लग रहा है। इस वाले 45 डिग्री पे कोई आपका प्लेन है, यहाँ पे आपको क्या बुझा है? रिजल्टेंट स्ट्रेस। आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है? रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है भाई जो इधर फोर्स लगने लग रहा है, इधर फोर्स लगने लग रहा है, इनका जो रिजल्टेंट होएगा। ठीक है। तो दोनों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट हम निकालेंगे सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट। आपको रिजल्टेंट ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एक्स की जगह आपको ये पुट करना P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 और टाउ एक्स की जगह आपको पुट करना P1 माइनस P2 डिवाइड बाई 2। इसका आपको स्क्वायर करना, इसको स्क्वायर करना, फिर आपस में दोनों को ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 यहीं आएगा। इधर क्या आएगा? P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर माइनस 2P1 P2। तो 2P1 P2 माइनस 2P1 P2 ये तो आपस में कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा 2P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे क्या आएगा? नीचे ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 2 से ये 2 कट जाएगा और अंडर रूट ये पूरे के अंदर था ही। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन के अंदर ऐसा है, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 35 का सी ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या था भाई? आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर पाइथागोरस लगानी थी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। SDO लेवल के क्वेश्चन कह सकते हो भाई, ये दोनों SDO लेवल के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन, शियर फोर्स डायग्राम अगर पैराबोलिक कर्व है तो इस चीज़ का क्या मतलब है? तो इस चीज़ का मतलब ये है कि भाई यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड लगने लग रहा है। यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी का लोड लगने लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। तो उस केस में शियर फोर्स डायग्राम हमारा कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। पॉइंट लोड में रेक्टेंगुलर बनता है, यूनिफॉर्मली लोड के अंदर स्ट्रेट लाइन बनती है और यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड के अंदर पैराबोलिक बनता है। अगला क्वेश्चन, रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइन एज, यानी कि डेल्टा P वॉल्यूमेट्रिक वो नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V डिवाइड बाय V। ये किसका फॉर्मूला होता है? बल्क मॉडुलस को। डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, बल्क मॉडुलस की आपसे डेफिनेशन पूछी थी बस। 38 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन दी बार बतानी थी आपको। और लोडिंग कैसे लगने लग रही है? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे आपने लोडिंग करी है, तो स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ जो फोर्स है यानी कि जो लोड है W इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? WL डिवाइड बाई A इंटू E। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा? W2L डिवाइड बाई 2AE। अगर यहाँ पे ये कहता कि भाई अचानक से लोड लगा दिया हमने, अगर इसके अंदर हमसे ये कहता हमने अचानक से लोड लगा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है W2L डिवाइड बाई AE। लेकिन हम धीरे धीरे लगा रहे हैं तो W2L अपॉन 2AE, ये आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, अब इसके ऊपर भी काफ़ी बच्चों के डाउट है।
तो उन बच्चों ने क्या नहीं देखा, बेस के अबाउट बताना है। किसके अबाउट बताना है? बेस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उन्होंने याद कर रखा था भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रा जो वाली एक्सिस होती है उसके अबाउट कितना होता है, BD³/12। ये तो उन्होंने याद करा हुआ था। पेपर में क्या आ गया, पेपर में ये पूछ लिया भाई इस वाली एक्सिस के अबाउट बताओ। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, B/D, यानी जो इसका एरिया है, एरिया मल्टीप्लाई बाय इस वाले एक्सिस से इस वाले एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, D/2 मल्टीप्लाई बाय D/2 का स्क्वायर। तो BD³/12 प्लस एरिया यानी कि BD मल्टीप्लाई बाय D/2 का स्क्वायर। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, BD³/3। 39 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी के लिए कितनी ईंटें चाहिए? तो 500 ईंटें चाहिए। स्वेलिंग ऑफ ब्रिक इज नोन एज, ईंटों का जो स्वेलिंग हो जाती है यानी कि वॉल्यूम चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है वॉल्यूम, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लोटिंग के नाम से जानते हैं। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इन्होंने इस पेपर के अंदर ही दे रखा था, आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन, जिप्सम इज एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग सो दैट इट, तो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर हम जिप्सम डालते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, क्यों डालते हैं? क्योंकि ये रिसेटिंग टाइम को रिटार्ड करता है। 42 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, साउंडनेस टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन इट्स, साउंडनेस का टेस्ट हम किसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, फ्री लाइम कंटेंट के लिए। और फ्री लाइम कंटेंट हम किससे निकालते हैं, ली चैटेलियर अपैरेटस से। और एक होता है ऑटोक्लेव अपैरेटस, ऑटोक्लेव अपैरेटस से हम किसकी वजह से साउंडनेस निकालते हैं, लाइम और मैग्नीशिया की वजह से हम साउंडनेस निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू, अब इसका हिंदी वाला वर्जन देखो, ईंटों के फूलने की वजह क्या है? तो इसने खुद बता दिया ना, ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होती है ब्रिक्स की? क्योंकि उनके अंदर एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर प्रेजेंस रहता है। तो ब्रिक्स के अंदर जो कार्बोनेशियस मैटर होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से ईंट हमारी क्या होती है, फूल जाती हैं, ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट डैश ऑन ड्राइंग, जो सीमेंट कंक्रीट है उसको आप ड्राई करोगे तो क्या होएगी, वो श्रिंक हो जाती है। क्या होएगी, श्रिंक होएगी। जो सीमेंट कंक्रीट होती है ड्राई करने पे वो श्रिंक हो जाती है। क्यों? जो वाटर होता है, वाटर तो एवोपरेट हो जाता है, मॉइस्चर का लॉस होता है और उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 3 मंथ, 3 महीने के ऊपर सीमेंट कंक्रीट की कितनी स्ट्रेंथ होती है 28 दिन के कंपैरिजन में? तो 1.15 यानी कि 15% के करीब वो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है। 3 महीने में स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है, 15% के करीब ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, कंक्रीट की वर्केबिलिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो जो टाइम ऑफ ट्रांजिट होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो टाइम होता है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा टाइम बढ़ेगा और जो वर्केबिलिटी है कम होती जाएगी। भाई टाइम बढ़ेगा तो कंक्रीट हमारी क्या होएगी, हार्ड हो जाएगी, कंक्रीट आपकी हार्ड होएगी यानी उसकी वर्केबिलिटी कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट व्हेन एडेड टू कंक्रीट इम्प्रूव इट्स, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एल्यूमिनियम पाउडर, ये सारी चीज़ें हम एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, तो जो कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन क्यों करती है? तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होती है उसकी वजह से। कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की वजह से। जो सीमेंट और वाटर के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अगला क्वेश्चन, श्रिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो कंक्रीट की श्रिंकेज है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो वाटर कंटेंट इन दी मिक्स, जो वो है कंक्रीट है उसके अंदर जितना ज़्यादा पानी होएगा एवोपरेट हो जाएगा, भाप बन के पानी तो उड़ जाएगा टाइम के साथ, और उसके अंदर वॉल्यूम का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो श्रिंकेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाटर कंटेंट के। अगला क्वेश्चन, जिप्सम इज एडेड इनटू द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट सो दैट द फाइनल प्रोडक्ट एग्जिबिट, जिप्सम को हम डालते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, क्यों डालते हैं? ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड करे। जिप्सम किसका काम करता है, रिटार्डर का, रिटार्ड दी इनिशियल सेटिंग टाइम। अगला क्वेश्चन, करेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, कंक्रीट के अंदर जो भाई इंग्रेडिएंट होते हैं उसका जो प्रोपोर्शनल होता है, भाई सीमेंट कितनी डाल लो, एग्रीगेट कितना डाल लो, वो किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा? तो सैंड बल्किंग कितनी है करती है उसके ऊपर, यानी भाई सैंड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है ना सैंड की 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट पे, तो वो कितनी शो करती है वाटर कंटेंट के ऊपर,
और एब्जॉर्प्शन, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो प्रोपोर्शनल होता है इंग्रेडिएंट का वो डिपेंड करता है। तो 52 का डी ऑप्शन। जो मिक्स बैच प्लांट होता है, भाई अगर किसी ने साइट पे काम कर रखा हो तो उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में। इंजीनियर रोज़ सुबह टेस्ट करता है, ये बताएगा भाई एग्रीगेट में मॉइस्चर इतना है, इतना पानी ये एब्जॉर्ब करते हैं, और भाई सैंड की बकलिंग वगैरह कितनी है वो हमें कंप्यूटर में फीड करनी पड़ती है, और आगे फिर जो भी उसकी बैचिंग होती है वो उसी हिसाब से होती है। तो 52 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शियर फोर्स कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम इज प्रोपोर्शनल टू। शियर कैपेसिटी ऑफ एन आरसीसी बीम इज प्रोपोर्शनल टू। भाई कोई आरसीसी की बीम है, उसके अंदर आप कितना शियर फोर्स लगा सकते हो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक चीज़ देखो आप, जो शियर फोर्स होता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, शियर फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू डी, इसी के बराबर होती है ना। जो शियर स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर होता है, शियर फोर्स डिवाइड बाय बी इंटू डी। तो जो वी होता है यानी कि मैक्सिमम शियर फोर्स वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाउ मल्टीप्लाई बाय बी इंटू डी, यानी जो उसकी विड्थ है और डेप्थ उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी शियर फोर्स कैपेसिटी। अगर किसी बीम की हमने विड्थ बढ़ा दी या फिर डेप्थ बढ़ा दी तो उसकी शियर फोर्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ बेंट ऑफ ए रीइंफोर्समेंट बार टू फॉर्म ए हुक शुड नॉट बी लेस देन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये भी डाउट वाला क्वेश्चन है। डाउट वाला क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जो माइल्ड स्टील होती है, जो माइल्ड स्टील होती है उसके लिए हम कितना लेते हैं, उसके लिए हम लेंगे 2 टाइम द डाया। भाई जो माइल्ड स्टील का सरिया होता है उसके लिए हम कितना लेते हैं, हुक का जो वो होता है रेडियस 2 टाइम डायमीटर के बराबर लेते हैं। और जो होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार उसके लिए हम कितना लेते हैं, उसके लिए हम लेते हैं 4/5। अब इसके अंदर 2 टाइम भी दिया 4 टाइम। अब हमसे क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं इसने भाई माइल्ड स्टील है, HYSD स्टील है, नहीं कहा ना। लेकिन एक चीज़ देखो, शुड नॉट बी लेस देन, भाई कम से कम कितना होना चाहिए। तो अगर माइल्ड स्टील होएगा तो 2 टाइम डायमीटर होएगा, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होएगा तो 4 टाइम द डायमीटर होगा। तो सी भी सही है, डी भी सही है। अब उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है अब ये रीइंफोर्समेंट बार कौन से वाले टाइप का है। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका आंसर क्लियर होएगा, लेकिन मेरे को ज़्यादा सही रहेगा ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार वाला, माइल्ड स्टील के हिसाब से। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं दे रखा भाई हाई यील्ड डिफॉर्म बार वाला, क्योंकि डिफॉर्म बार के लिए आपको अलग से इसको लिखना पड़ता है, और अगर इसने कुछ भी नहीं लिखा तो हम कौन सा सरिया मान के चलेंगे, भाई सिंपल वाली स्टील है तो कितना डायमीटर, 2 टाइम दी डायमीटर ऑफ द बार। तो 54 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रीइंफोर्समेंट बार आर जनरली बेंट। जो सरिया होता है उसको हम जनरली किसके थ्रू बेंट करते हैं, उसको मैनुअली यूजिंग दी लीवर्स। जो मिस्त्री रहता है या भाई जो लेबर है वहीं इसको बेंड करेंगे सरिये को लीवर्स की हेल्प से। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम साइज ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट बार इन आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम में जो मिनिमम साइज होता है सरिये का वो कितना होता है, 12 mm। आरसीसी स्लैब के अंदर अगर आपने माइल्ड स्टील को यूज किया तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हम कितनी लेंगे, 0.15%। कितनी, 0.15। अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म वाली स्टील होती तो कितना आता है, 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगला क्वेश्चन, लग एंगल इज। तो लग एंगल क्या होते हैं, जो हमारा टेंशन मेंबर होता है उसके साथ लग जाते हैं भी। तो लग मेंबर क्या करते हैं, मेन टेंशन मेंबर के साथ लग जाते हैं, यानी उसके साथ चिपक जाएंगे, और ताकि वो पूरा की पूरी एक यूनिट की तरह बिहेव करे। जो अनअटैच वाली उसकी लेग है वो भी हमारी स्ट्रेंथ के अंदर कंट्रीब्यूशन करे, इसलिए हम लग एंगल्स का यूज करते हैं। तो लग एंगल्स आपके सिंगल एंगल मेंबर के साथ यूज करेंगे, चैनल मेंबर्स के साथ यूज करेंगे, और डबल एंगल मेंबर के साथ इसको यूज नहीं करेंगे। तीनों स्टेटमेंट सही है। भाई देखो ये आपकी प्लेट थी कोई, ठीक है, ये आपकी लोहे की प्लेट है, आपने ये एंगल लगा दिया, तो यहाँ तो एक्स्ट्रा जो लग एंगल है यहाँ तो आ सकता है, ये आपने लग एंगल एक्स्ट्रा इसमें लगा सकते हो। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, जी हाँ लगा सकते हैं। अब चैनल होता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे चैनल होता तो भी आप लग एंगल लगा सकते थे। भाई एक लग एंगल यहाँ लग जाएगा, दूसरा यहाँ लग जाएगा, सही बात है, हाँ भाई सही बात, हम बिल्कुल लगा सकते थे, तो दोनों सही है। तीसरी, नोट यूज विद द डबल एंगल मेंबर, पहले से ही डबल एंगल का मेंबर है। अब यहाँ बताओ यहाँ लग एंगल लग सकता, नहीं लग सकता, तो तीसरी भी सही है। तो कौन सा सही हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्ट टू द प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड एज। तो ऐसा स्टील मेंबर जिस पे प्राइमरी टेंशन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टाई बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टाई। अगला क्वेश्चन, सिलेंडरनेस रेशो ऑफ द स्टील मेंबर। सिलेंडरनेस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है,
इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये किसका फॉर्मूला होता है? स्लेंडरनेस रेशो का। तो वही इस वाले क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन का कुछ है नहीं, बस आप बेफालतू में ही कन्फ्यूज हो रहे हो। कई बच्चों के मेरे इस क्वेश्चन के रिलेटेड भी डाउट आए, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्रेशन मेंबर। तो टाई जो होता है वो क्या होता है? टेंशन मेंबर होता है, तो यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा कंप्रेशन मेंबर नहीं है, तो टाई हमारा कंप्रेशन मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द फ्लो इज। अब ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन था। जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन होती है वो कब अप्लाई होएगी? जब हमारा फ्लो क्या हो? स्टेडी हो, वन डायमेंशनल हो, कंप्रेसिव हो या फिर अनकंप्रेसिव हो। तो इन चारों कंडीशन के अंदर हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लीकेबल होगी। स्टेडी, वन डायमेंशन, कंप्रेसिव या अनकंप्रेसिव, दोनों के लिए आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड रहेगी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। अब आप कहोगे भाई कंप्रेसिव के लिए कैसे होएगा? अगर कंप्रेसिव फ्लूइड है तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? ρ1 A1 V2 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं अगर कंप्रेसिव होएगा। तो तीनों इसके करेक्ट हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, इन स्टेडी फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल इज। तो स्टेडी फ्लो होता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है? वही स्टेडी फ्लो के अंदर तो हम शुरू में ही पढ़ते हैं, स्टेडी फ्लो क्या होता है? dv/dt, जिसके अंदर जीरो होता है वो हमारा क्या होता है? स्टेडी फ्लो, यानी एक्सेलरेशन इसकी जीरो हो जाती है। अब इसके अंदर भी बेफालतू में कई स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं, भाई लोकल एक्सेलरेशन ये होती है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन ये होती है। भाई सही बात होती है, अब हमें पीएचडी नहीं करनी इसके अंदर, ठीक है। कोई तीसरे टाइप की एक्सेलरेशन होती होगी तो वो भी अगर आप एमटेक करोगे, पीएचडी करोगे, दिख जाएगी। जितना पढ़ाया जाता है बेसिक डेफिनेशन उसी हिसाब से इसको आप आंसर करो। इसका सही आंसर क्या होगा? जीरो। स्टेडी फ्लो में एक्सेलरेशन कितनी होती है? जीरो। अगला क्वेश्चन, ए स्ट्रीम लाइन इज डिफाइन एज द लाइन। तो स्ट्रीम लाइन कौन सी लाइन होती है? इक्वल वेलोसिटी लाइन इन ए फ्लो। स्ट्रीम लाइन इज डिफाइन एज ए लाइन ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन ए फ्लो। और स्ट्रीम लाइन हम स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते भी हैं, भाई स्ट्रीम लाइन क्या होती है? अगर उसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? वेलोसिटी वेक्टर। स्ट्रीम लाइन के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। तो उस तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। भाई स्ट्रीम लाइन क्या होएगी? इक्वल वेलोसिटी फ्लो लाइन की लाइन होएगी। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन ये सभी सेम होती हैं किस केस में? तो स्टेडी फ्लो के अंदर स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन ये तीनों सेम होती हैं। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन किस चीज़ के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर काम करती है? तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये किस चीज़ के प्रिंसिपल पे काम करती है? कंजर्वेशन ऑफ मास के। किसके? कंजर्वेशन ऑफ मास के। अगला क्वेश्चन, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ ए सोयल इज गिवन बाय। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का क्या फॉर्मूला होता है? G-1/1 + E। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? गामा सबमर्ज डिवाइड बाय गामा डब्लू, गामा सबमर्ज डिवाइड बाय गामा डब्लू, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है। अगला क्वेश्चन, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट इन ए पाइप इज गिवन बाय। अगर पाइप हमारी जिसके अंदर पानी अचानक से एनलार्ज होने लग रही है, यानी कि पहले पतली पाइप आ रही थी, अचानक से भैया आपने बड़े साइज की पाइप अटैच कर दी, तो हेड लॉस क्या होगा? V1 - V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब की बार पेपर काफ़ी बढ़िया है, ये नहीं कह सकते कि भाई पढ़ने वाले का नहीं हुआ होगा। जो पढ़ने वाला बच्चा जिसने सब कुछ पढ़ के जा रखा होगा सिलेबस के हिसाब से, उसका बढ़िया पेपर हुआ होगा। तो V1 - V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। अगला क्वेश्चन, बर्नौली थ्योरम डील विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली थ्योरम किसके कंजर्वेशन के ऊपर बेस करती है? एनर्जी के। भाई P डिवाइड बाय ρg + H + V² बाय 2G इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही होते हैं ना बर्नौली इक्वेशन, एनर्जी पर यूनिट वेट, ये सारे टर्म होते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन किसके कंजर्वेशन पे काम करती है? एनर्जी के। तो पेपर में बहुत बार आसान क्वेश्चन भी गलत होता है, जैसे ये 69 वाला मेरा गलत हो गया। सही आंसर इसका क्या है? C ऑप्शन, एनर्जी। अगला क्वेश्चन, वंचुरीमीटर इज यूज टू। तो वंचुरीमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? पाइप के अंदर डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, पाइप के अंदर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, यानी 70 का C ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वेलोसिटी मेजर करने के लिए। तो भाई वेलोसिटी इससे हम मेजर नहीं करते, पाइप के अंदर कर सकते हैं लेकिन नदी वगैरह की थोड़ी ना करेंगे। तो ए ऑप्शन में इसने पाइप थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन मत हो। 70 का C ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
वीड ग्रोथ इन ए कनाल, भाई कोई कनाल है यानी कि नहर है, उसके अंदर वीड्स खरपतवार उग जाती है तो उससे क्या होएगा, तो उससे कनाल के अंदर डिस्चार्ज हमारा कम हो जाएगा। भाई खरपतवार उग गई तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा छोटा पड़ जाएगा, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो डिस्चार्ज इसके अंदर कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सोयल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सोयल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी। सोयल की जो मॉइस्चर है आपको फील्ड कैपेसिटी तक लेके जानी है, उसके लिए आपको कितना पानी डालना पड़ेगा, भाई जितने पानी की उसके अंदर कमी होगी उतना पानी आपको डालना पड़ेगा, यानी कि सोयल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, जितनी उसके अंदर मॉइस्चर की कमी है उतना पानी हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा ताकि फील्ड कैपेसिटी तक वो चला जाए, यानी सोयल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, सरफेस रन ऑफ इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो सरफेस रन ऑफ क्या होता है, वो पानी जो कि स्ट्रीम चैनल्स तक पहुंचता है, यानी सरफेस रन ऑफ, नदी वो सरफेस के ऊपर बह बह के जो नदी के अंदर पानी आने लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस रन ऑफ, स्ट्रीम चैनल तक जो पानी पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, ड्यूटी और डेल्टा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी। ड्यूटी हमारी रहती है मीटर के अंदर, वो ड्यूटी रहती है हमारी हेक्टेयर पर क्यूसेक के अंदर, डेल्टा रहता है मीटर में, और बी होता है हमारा डेज के अंदर। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन, ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी। 75 नंबर क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कम बच्चों का ठीक हुआ होगा। मिनिमम विड्थ ऑफ पेवमेंट ऑन ए नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर मिनिमम विड्थ कितनी रहती है, तो 5.7 मीटर। नेशनल हाईवे के ऊपर मिनिमम विड्थ कितनी रहती है पेवमेंट की, 5.7 मीटर, इसको याद कर लेना 5.7 मीटर। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ ए पेवमेंट इज कॉल्ड एज, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है पेवमेंट की उसको हम क्या बोलते हैं, सबग्रेड। सबग्रेड के बाद आता है सब बेस, फिर आता है बेस, फिर आता है सरफेस कोर्स या फिर वियरिंग कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए बाइंडर क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होते हैं उसमें हम किसको यूज करते हैं, बिट्यूमन को। बिट्यूमन बाइंड करने का काम करता है, एग्रीगेट को और बाकी सारी चीज़ों को एक साथ बाइंड करने का काम कौन करेगा, बिट्यूमन। और एक होती है रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट में क्या होती है, उसमें होती है सीमेंट कंक्रीट। अगला क्वेश्चन, 30 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं। तो 1 मीटर में 5 लिंक, तो 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं। कंपास सर्वे के अंदर हम क्या करते हैं, तो कंपास सर्वे के अंदर जो डायरेक्शन होती है उसको तो हम कंपास से मेजर कर लेंगे, और जो हमारी लेंथ होती है उसको हम किससे मेजर करेंगे, टेप से, लेंथ को टेप से और डायरेक्शन को कंपास से। तो बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन, ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो किसी भी लाइन की ट्रू बियरिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों के काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। हम ये चीज़ पढ़ते हैं ना, लेकिन और उसमें साथ साथ ये भी देखते हैं भाई प्लस साइन यूज करेंगे जब ईस्ट होएगा, माइनस साइन यूज करेंगे तब वेस्ट होएगा। लेकिन क्या होता है, इसका सही फॉर्मूला क्या माना जाएगा, ए ऑप्शन। भाई ट्रू बियरिंग क्या होगी, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, प्लस का साइन आएगा, और जब आपके डेक्लिनेशन ईस्ट की तरफ होएगी तो हम प्लस में लिखते हैं, यानी कि डेक्लिनेशन को प्लस में लिखते हैं, ना कि फॉर्मूले के अंदर प्लस में। और जब आपके डेक्लिनेशन वेस्ट की तरफ होएगी तो डेक्लिनेशन हमारी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे अपने आप माइनस हो जाता है। तो सही फॉर्मूला इसका कायदे से ए ऑप्शन होएगा। डेक्लिनेशन हमारी प्लस माइनस हो जाएगी तब यहाँ पे प्लस माइनस आता है, वैसे फॉर्मूले के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सन एट द नून इज 355 डिग्री। अब जिसने 80 नंबर क्वेश्चन यानी कि ये वाला क्वेश्चन सही करा होगा, भाई इसका ए ऑप्शन लगाया होगा, अब वहीं इस वाले को सही कर सकता है। ठीक है, बस इसके अंदर पुट करना है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितनी होगी। अगर मैग्नेटिक बियरिंग सन की 350 है तो फॉर्मूले में पुट कर दो, मैग्नेटिक बियरिंग हमें सन की कितनी दी हुई है, 350, और असलियत में कितनी होती है, सन या तो 0 डिग्री पे होगा या 360 डिग्री पे होगा या 180 पे। तो ट्रू बियरिंग इसकी हम ले लेते हैं 360, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हमारी कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 350, 10 डिग्री। कितनी आ गई, 10 डिग्री। और उत्तर हमारा किसके अंदर आया है, आंसर हमारा आया है प्लस 10 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 10 डिग्री ईस्ट। ये क्या हो गया, 10 डिग्री ईस्ट। तो इन वाले सवाल में कन्फ्यूज होने की कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। इसका सही आंसर क्या माना जाएगा, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होती है वो प्लस माइनस होती है, ना कि यहाँ पे प्लस माइनस होता है। और उसका एप्लीकेशन करके यहाँ आपको आंसर बताना था 10 डिग्री ईस्ट।
भाई 350 डिग्री इस फॉर्मूले में आपको पुट करना था। असलियत में ट्रू बियरिंग कितनी होती है, सूरज की होती है 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन, ए बियरिंग नोटेड एज 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो कोई बियरिंग है, आपने कैसे नोट करी 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लग रही है, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम बियरिंग को। एक तो हमारा होता है वॉल सर्कल बियरिंग, 0 से 360 डिग्री हम मेजर करते हैं, और एक होता है आपका क्वाड्रेंट सिस्टम बियरिंग वाला। तो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेंट बियरिंग को। आपने 4 क्वाड्रेंट बना दिए और तब आप उसको मेजर कर रहे हो। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिड्यूस बियरिंग सिस्टम। तो पहला ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन ए और सी इसके तीनों ठीक बैठते हैं। अब वो एचएसएससी के ऊपर है वो कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही मानेगी। बाकी मेरे को ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, क्वाड्रेंट वाला मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि हम 4 क्वाड्रेंट बना देते हैं और सब में अलग अलग एंगल को मेजर करते हैं। तो मेन नाम तो इसका क्वाड्रेंट है और उसको किसी और नाम से जानते हैं, किस नाम से, रिड्यूस बियरिंग के नाम से। अगला क्वेश्चन, ए लेवल लाइन इज, तो लेवल लाइन क्या होती है भाई, लेवल सरफेस के ऊपर लाइन जो होती है, और लेवल सरफेस क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पैरेलल सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस। तो ए लाइन पैरेलल टू दी मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ दी अर्थ, जो हमारी धरती का सरफेस है उसके पैरेलल जो लाइन चलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेवल लाइन। तो सही बात है। और ये क्या रहती है, प्लम लाइन के नॉर्मल रहती है हमेशा। इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू दी प्लम लाइन एट ऑल पॉइंट। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। भाई अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेवल लाइन। और अर्थ के सरफेस के टेंजेंट जो लाइन होगी उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगला क्वेश्चन, कंटूर इंटरवल इज प्रोपोर्शनल टू, कंटूर का जो इंटरवल होता है स्केल ऑफ मैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप भाई कोई सोसाइटी बनाने लग रहे हो, आपने स्केल यूज कर लिया 1/5। 1/5 का स्केल यूज किया है ना, जो कि क्या होता है 1/5। 1/5 बहुत बड़ा है, ठीक है, 1/5 बहुत बड़ा है। और उसमें आपको स्केल कितना यूज करना पड़ेगा सोसाइटी में कंटूर का, भाई सोसाइटी आपकी कितनी होगी, 2 किलो में होगी, 3 किलो के अंदर होगी। आपने कंटूर इंटरवल मान लिया भाई 10 सेंटीमीटर का मान लिया या 5 सेंटीमीटर का, भाई इतनी छोटी सी ज़मीन है उसमें वेरिएशन कितना आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होएगा। तो जब आपका स्केल बहुत बड़ा था कंटूर इंटरवल हमने कितना लिया, स्मॉल लिया। लेकिन अब आप स्टडी कर रहे हो पूरे के पूरे उसको राज्य को, भाई पूरे हरियाणा को स्टडी करना है। तो हरियाणा में कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे भाई डाउन वाले रीजन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कंटूर इंटरवल काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। और हरियाणा का स्केल जब आपके लोगे तो कितना लेना पड़ेगा, 1/10,000। कुछ इस टाइप से आपको स्केल लेना पड़ेगा। यानी कि कंटूर इंटरवल क्या है, स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोसाइटी के अंदर हमने बड़ा स्केल यूज किया और कंटूर इंटरवल छोटा था। जब पूरे देश को स्टडी करना था तो बहुत स्मॉल स्केल लिया हमने और कंटूर इंटरवल हमारा बहुत लार्ज था। अगला क्वेश्चन, क्रॉस हेयर इन ए सर्वे टेलीस्कोप आर फिटेड, जो सर्वे टेलीस्कोप के अंदर क्रॉस हेयर होते हैं वो आई पीस के फ्रंट में फिटेड होते हैं, इन दी फ्रंट ऑफ आई पीस। अगला क्वेश्चन, इन चेन सर्वे लेटरल डिस्टेंस दैट आर टेकन फ्रॉम द चेन टू द ऑब्जेक्ट, भाई जो आपकी चेन लाइन है उसके आप जो परपेंडिकुलर यानी लेटरल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट। जो लेटरल डिस्टेंस होते हैं उनको हम ऑफसेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लिनोमीटर इज यूज फॉर, क्लिनोमीटर का क्या यूज होता है, तो जो स्लोप होते हैं या फिर वर्टिकल एंगल होते हैं उनको मेजर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, क्लिनोमीटर को। ये क्लिनोमीटर होता क्या है भाई, जो बचपन में डी देखा था ना आपने, डी जिससे हम एंगल मेजर करते थे भाई 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, जो सिंपल डी होता है उसके नीचे बस एक प्लम्बो की रस्सी बांध दो तो क्लिनोमीटर आपका वहीं होता है और कुछ नहीं होता। उससे हम स्लोप को मेजर करते हैं, किसको, स्लोप को या फिर वर्टिकल एंगल को। अगला क्वेश्चन, करेक्शन फॉर स्लोप इन ए चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू, चेन सर्वे होता है उसके अंदर स्लोप के लिए करेक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, -L1 - cos थीटा, -L1 - cos थीटा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, -h² / 2l, h⁻², h² / 2l। तो किसके प्रोपोर्शनल हो गए, h² के, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लाइन ज्वाइनिंग फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टाई लाइन। जो मेन सर्वे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन होती है उसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टाई पॉइंट, ऑक्सिलरी पॉइंट, सब्सिडरी पॉइंट। और उन पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, टाई लाइन, ऑक्सिलरी लाइन, सब्सिडरी लाइन, यही होती है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अगला क्वेश्चन, आपको क्वाड्रेंट्स बियरिंग सिस्टम के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अब देख लो, वो सर्वे वाला क्वेश्चन था ऊपर, रिड्यूस बियरिंग में और क्वाड्रेंट बियरिंग में आपको कन्फ्यूजन था ना, इसने खुद कह दिया भाई क्वाड्रेंट बियरिंग सिस्टम। अब कन्फ्यूजन क्या रह गया, बहुत क्वेश्चन तो इसने ऐसे अभी आंसर दिए हैं। बोर सर्कल बियरिंग 293 दिया हुआ है भाई, ये आपने लाइन ड्रॉ करी, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, 293 कुछ इधर होगा, ठीक है, 293 की लाइन कुछ इधर होएगी। ये किसके अंदर है, नॉर्थ वेस्ट क्वार्टर के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। टोटल 360 होता है, 360 में से 293 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 66 के आसपास। अब नॉर्थ वेस्ट देखो ऑप्शन में कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट इस ऑप्शन में है और इसमें है, लेकिन 60 डिग्री किसके अंदर, केवल सी वाले के अंदर, तो 90 का सी ऑप्शन। तो ऐसे आप वो ड्रॉ करके पूरी क्वाड्रेंट आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ द लिस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, सबसे कम वाटर एब्जॉर्प्शन कौन से स्टोन में होता है, तो स्लेट सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब करती है। और जो डीपीसी होती है उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, स्लेट का यूज करते हैं। किसका, स्लेट का, लिस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन स्लेट का, याद रख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। टेम्परेचर रेंज इन ए सीमेंट किल्न, जो सीमेंट को हम किस टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, तो 1300 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम बर्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, कीनी सीमेंट इज मेड फ्रॉम, जो कीन सीमेंट होती है वो हम किससे बनाते हैं, जिप्सम से बनाते हैं। फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है सीधा, कीन सीमेंट हम किससे बनाएंगे, जिप्सम से, याद रख लेना, कीन सीमेंट किससे बनाएंगे, जिप्सम से। अगला क्वेश्चन, इन सर्वे लाइन पासिंग थ्रू द जीरो डेक्लिनेशन इज नोन एज, जीरो डेक्लिनेशन से पास करने वाली लाइन को हम किस नाम से जानते हैं, एगोनिक लाइन से जानते हैं। सेम डेक्लिनेशन वाली लाइन को किससे जानेंगे, आइसोगोनिक से। सेम वाले किससे, आइसोगोनिक, जीरो होगा तो एगोनिक। और जो डिप होता है, अगर डिप होता तो क्या हो जाता, आइसोक्लिनिक लाइन या फिर एक्लिनिक लाइन। अगला क्वेश्चन, व्हेन द एंकर पॉइंट इज इनसाइड द फिगर द एरिया ऑफ द जीरो सर्कल इज, जब एंकर पॉइंट आपका, भाई आप कोई एरिया मेजर कर रहे हो, ठीक है, प्लैनीमीटर के साथ, और जो उसका एंकर पॉइंट है वो एरिया के अंदर ही है, तो जो एरिया आप मेजर करोगे उसके अंदर भाई ऐड होता है एरिया या सब्ट्रैक्ट होता है। जब एंकर पॉइंट अंदर होता है एरिया के, तो भाई हम जीरो सर्कल का एरिया ऐड कर देते हैं, जीरो सर्कल का एरिया हम ऐड कर लेते हैं। इस चीज़ को याद रखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी, जब एंकर पॉइंट अंदर होएगा तो जीरो सर्कल का एरिया ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ट्रेसिंग पॉइंट इज मूव्ड अलोंग ए सर्कल विदाउट रोटेशन ऑफ द व्हील देन द सर्कल इज नोन एज, भाई आप एरिया मेजर करते टाइम जो ट्रेसिंग पॉइंट है उसको सर्कल के अलोंग मूव करने लग रहे हो, और जो आपकी व्हील लगा हुआ उसके साथ उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं हो रही, तो उस वाले सर्कल को हम क्या बोलेंगे, जीरो सर्कल। ऐसा सर्कल क्या कहलाता है, जीरो सर्कल, जब भाई कोई रोटेशन नहीं होती हमारे व्हील की। प्लैनीमीटर के क्वेश्चन है 95 नंबर वाला भी, 96 नंबर वाला भी। 97 नंबर क्वेश्चन, रेडियस और डिग्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो जो 30 मीटर की चेन होती है उसके लिए हम क्या लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 17/19 डिवाइड बाई डी, ठीक है, यहीं पढ़ते हैं ना। या फिर ऐसे कह लो, डिग्री किसके बराबर होती है, 17/19 डिवाइड बाई आर, और 20 मीटर चेन के लिए 1146 डिवाइड बाई आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रमेश के पास 320 रुपये हैं, 3/4 उसने खर्च कर दिए, बचे कितने, 1/4, यानी 1/4 बचे, यानी 80 रुपये, ठीक है। उस 80 का भी 1/8 का उसने कुछ सामान यानी 10 रुपये का सामान खरीद लिया, कितने बचे, 70 रुपये बचे। अगला क्वेश्चन, नेम द इंडो ग्रीक किंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का भाई इंडो ग्रीक किंग वो कौन सा था, भाई 190 BC से लेके 180 BC के टाइम उसका राज था, और उसने कॉपर निकल के कॉइन्स रिलीज किए थे, तो उसका नाम था अगाथोक्लस, अगाथोक्लस नाम था उसका, ठीक है, याद रख लेना, ये तो भाई GS के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ी हैं, एक 30 से चल रही है, एक 58 से चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 58 - 30, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 58 - 30 यानी 28। और भाई कितना टाइम लग रहा है उसको पास करने में, फास्ट वाली ट्रेन को, फास्ट वाली ट्रेन स्लो ट्रेन को 18 सेकंड में पास कर देती है, तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ उसकी कितनी होगी भाई, रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई जो टाइम ले रही है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 58 - 30 यानी कि 28 गुणा में 18 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है। 5/18 हमने क्यों करा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, 18 से 18 कट जाएगा, 28 गुणा में 5 कितना आ जाएगा, 140 मीटर। तो ठीक है दोस्तों, जो हरियाणा JEE सिविल का क्वेश्चन था
क्वेश्चन पेपर जो कि 9 अगस्त 2024 को हुआ था, उसका हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया। बड़ी मुश्किल से होके दिया है ये वाला पेपर भी। अब देखो इस रिज़ल्ट इसका आएगा कि नहीं आएगा, या फिर ये भी एक मॉक टेस्ट था। 18 फरवरी को हुआ, फिर 7 अगस्त को गए, फिर 9 अगस्त को दोबारा बुलाए पेपर देने के लिए। अब अगली डेट कब देते हैं पेपर देने के लिए वो आप देख लेना। और भाई तब तक अपनी तैयारी करो, सॉल्यूशन हमने देख ही लिया है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ हम डाउट देख लेंगे। और जो पिछले सॉल्यूशन है वो देखो, ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के पुराने जो सॉल्यूशन हैं वे आपको मिल जाएंगे। एसएससी जेई के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ये हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम सॉल्यूशन पे आप क्लिक करना, जो हरियाणा के इंजीनियरिंग के एग्जाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। भाई एसडीओ वाले का जो 27 अगस्त 2023 को हुआ था, फिर ये 18 फरवरी वाले का सॉल्यूशन है। उसके अलावा भैया टेलीग्राम चैनल तो मैंने आपको बता ही दिया, AEJE सिविल क्लब हरियाणा, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना। और कितने नंबर बने ये गूगल फॉर्म का लिंक भर देना, इसको भी मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम से भी ले लेना, ये पिन कर रखा है। भाई 200-300 बच्चे बताओगे तभी कुछ कट ऑफ बनेगी, वरना क्या कट ऑफ बनेगी। और फिर भी कहो भाई बिल्कुल अंदाज़ा नहीं बता दी, तो भाई अंदाजन तो यही है, जिसके 3 ग्रुप के अंदर नाम है तो वो तो भाई पास हो ही जाएगा 50 नंबर के ऊपर भी। जिसके 2 ग्रुप में नाम है तो भाई 60 नंबर लगा के चलिए। जिसका एक ग्रुप के अंदर नाम है तो 65 से 70 नंबर लगा के चलिए, ठीक है। 65 से 70 तो रहने दो, एक ग्रुप में जिसका नाम है ना तो उसकी 65 आखिरी जाएगी, 65 तो आखिरी है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एग्जैक्ट जो है ये गूगल फॉर्म का लिंक भर देना, फिर मैं बता दूँगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, शाम तक बता दूंगा क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है। पर्सनल डिटेल इसमें कुछ नहीं है, बस आपको नंबर ही बताने हैं। और भाई डुप्लीकेट ना कर दो, इस वजह से जो आपका मेल आईडी है उसको कैप्चर करेगा, उसके बिना तो नहीं भर पाओगे। और जो हमने अभी सॉल्यूशन करा है ना वो सॉल्यूशन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये रहा HSC JEE सिविल 9 अगस्त 2024, तो ये सॉल्यूशन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी जो हरियाणा के दूसरे एग्जाम उनकी अपडेट इसमें मैं देता रहता हूँ। जैसे ग्रुप डी की अपडेट दे दी भाई, 13,000 इतनी सीट का रिजल्ट आया, जो कट ऑफ बताई थी वहीं रही। बाकी भाई मेरे बारे में तो आप सब जानते ही हो, अभी जब पेपर हुआ तब आप सबसे मिल ही लिया था, और ये डिस्कशन वगैरह इसमें कर ही लेते हैं। तो भाई अब आप अपना काम भी करना, इसको शेयर भी करवाना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कितने सब्सक्राइबर करवाओगे? 5,000 सब्सक्राइबर का टारगेट लेते हैं, तो आपको 5,000 सब्सक्राइबर करवाने हैं आज शाम तक। और सॉल्यूशन कैसा लगा वो आप बता सकते हो। और भाई अगर इस वीडियो को कोई कई दिन बाद देख रहा है तो मैंने 9 तारीख को पेपर हुआ था, 10 तारीख को मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ इसके सॉल्यूशन की। अगर इसकी आंसर की आने के बाद कुछ इसके अंदर चेंज होता है तो जो इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन है वो आपको पहले कमेंट के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे जो पुरानी वीडियो देखी होगी आपने, उसमें जो भी सॉल्यूशन है कमेंट बॉक्स के अंदर वो लेटेस्ट और ऑफिशियल वाली आंसर की के हिसाब से ये गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वो उसमें अपडेट होता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आप सबको भी बेस्ट ऑफ लक। और भाई जिनका नाम नहीं आया निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भाई पेपर नहीं दे पाए तो वो तो देखो भाई शॉर्ट लिस्टिंग कितनी बढ़िया तरीके से करी है, सबको ही पता है। कैटेगरी वाला इशू भी इतना ज़्यादा है भाई। 2021 में फॉर्म भरवाने शुरू करे और ये कह रहे हो 2022 के बाद वाला सर्टिफिकेट रिजेक्ट करे हो तो गलत चीज़ है। और शॉर्ट लिस्टिंग में एक बच्चे को 16 बार बुला रहे हो और एक को आप मौका ही नहीं दे रहे हो और नॉन टेक्निकल के बेस पर डिपार्टमेंट दे रहे हो, तो बहुत गलत चीज़ें हुई हैं। चलो जो भी है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर अदर एग्जाम। थैंक यू।